गुड आफ्टरनून। तो आज से हम ACF का जो एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है और जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ACF का जो एग्ज़ाम है GPSC के कॉन्टेक्स्ट में, इसके पहले के पेपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और देखिए तो ये एग्ज़ाम भी पहली बार ही हो रहा। अब इस कंडीशन में एग्जामिनर का जो क्वेश्चन फ्रेम करने का सेटअप है उसको गैस लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपके पास किसी सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो देन यू कैन ओरिएंट योर सिलेबस एंड यू कैन ओरिएंट योर प्रिपरेशन ऑल्सो। बट हमारी जो लिमिटेशन है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके है नहीं और हमको ये पता नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गैस नहीं कर सकते और स्मार्ट गैस नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो GPSC के लास्ट ईयर के RFO के जो एग्जाम है उसके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इवन UPSC में, तो देखिए अगर हम UPSC का एग्जाम देखें और उसके अंदर जो ऑल इंडिया सर्विस है उसमें IAS, IPS और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट से रिलेटेड एक जो पोस्ट है वो ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस IOFS, ठीक है ना। इसका जो सिलेबस है उसी को रेप्लिकेट किया गया RFO में। और जितने भी स्टेट PCS के साथ साथ जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं या फिर एग्जाम जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है उसके हम सारे क्वेश्चन अगर देखें तो हम एक बहुत ही मोटा मोटा और स्मार्ट गैस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो ये क्लासेस रखी हैं आपके सिलेबस का देखते हुए और एक ऐसी प्रिपरेशन करते हुए कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मॉड्यूल में नहीं भी है वो भी हम कवर कर पाए, और साथ ही साथ एक ऐसी प्रिपरेशन जो कि कम ड्यूरेशन में हो और टू दी पॉइंट हो, जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड हमारे जितने भी जो डाउट्स है वो भी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। इसको हमने करने की कोशिश की। तो आज का जो लेक्चर है मैं आपको बहुत ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। मान के चलिए कि भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, लेकिन आज के जो ये ओरिएंटेशन के जो लेक्चर है या फिर ओरिएंटेशन की जो क्लास है आज और एक से दो क्लास जिसकी चलेगी, मान के चलिए कि अगर 4 से लेके 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके इसी क्लास से ही आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 क्लास से ही आ जाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है ना। तो जब आपको इतनी गारंटी मिल रही है तो मेरे ख्याल से आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने इस क्लास को, इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए एक मॉड्यूल, जैसे कि आपका अगर सिलेबस देखें तो वो काफी बिखरा हुआ है, ठीक है ना। फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट के साथ जो है इंडियन फॉरेस्ट का गुजरात के फॉरेस्ट, और उसके बीच में डाल दी बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद में लॉ डाल दिए। तो वो थोड़ा जो सिलेबस है वो प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं था। तो हमने क्या किया, उसको अपने हिसाब से जमाया ताकि आपके एग्जाम में भी काम आए और आपके पढ़ने में भी सही रहे। तो हमारी जो स्टार्ट की जो क्लास है वो आपको एनवायरमेंट का जो बेसिक्स है और इकोलॉजी क्या होती है और क्यों हम पढ़ते हैं। देखिए, अब तक आप जितने भी आप लोग जो देख रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी का जो पढ़ाई है बेसिक तो आपने क्लास 8 से लेकर 12 तक करी ही होगी, भले आपका साइंस बैकग्राउंड है या ना हो, ठीक है ना। और आज जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इतने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इतना जो डिस्कशन चल रहा है, तो हर व्यक्ति एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जानता ही है, ठीक है। तो ये जो बेसिक है, लेकिन हमारी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि थोड़े कुछ इस बेसिक के साथ जो एग्जाम में पूछा जाता है कोई स्पेसिफिक टर्म्स, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक टर्म कुछ कंफ्यूजन भी रहती है और कैसे उसको इंटरेस्टेड बनाया जाए, तो हम इस ओरिएंटेशन क्लास में वो कवर करेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड इंडियन
एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए उसको प्रिजर्व करने के लिए, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इकोनॉमी को एक कहते हैं ना कि इको टूरिज्म, बायो इकोनॉमी, इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए और गुजरात में क्या क्या चल रहा है वो हम कवर करेंगे। ठीक है ना, उस फॉरेस्ट जो है, उस फॉरेस्ट के रिसोर्स, उसके बाद हम देखेंगे जितनी भी टाइप की सॉइल्स हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ जितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में, जितने टाइप के फॉरेस्ट स्पेसिफिकली गुजरात में जो अवेलेबल है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन गुजरात और उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद इंपैक्ट क्या क्या है, उस सिलेबस में आपको मेंशन कर रखा है। हम सब लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट का क्या रोल है, फॉरेस्ट की वजह से अब बचपन से पढ़े कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, पेड़ों का क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हम सिलेबस में जो मेंशन कर रखा है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये इंपैक्ट स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है, तो हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं जैसे कि पॉल्यूशन, ठीक है ना, कंटामिनेशन, वाटर पॉल्यूशन, जितने भी टाइप के पॉल्यूशन है, इवन जो भी रिसेंटली प्लास्टिक पॉल्यूशन को मिटाने के लिए पॉइंट माइक्रोन का जो प्लास्टिक नए रूल्स में जो अमेंडमेंट हुआ, ये सारे वो सब भी इसमें आएंगे। उसके बाद वेरियस एक्ट एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना, जैसे कि एक एक्ट जो है क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट 1972 जो है वो हम सबको लगभग पता ही होता है। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है ना, WPA इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा पता रहता है। तो डिफरेंट एक्ट और उनकी लिमिटेशन हम देखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है एग्जाम में हर साल पूछता है, और उसका पूछता भी ये भी है कि किसकी क्या लिमिटेशंस है। ठीक है ना, कहाँ पे ये अप्लाई होता है और कौन सी कन्वेंशन में अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद ग्लोबल कन्वेंशन जो है वो हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से लॉज, कौन कौन से कन्वेंशन इंडिया ने साइन किए हैं, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए हैं। ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हर साल जो है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये जो स्पेसिफिकली डार्क ग्रीन करके नेशनल पार्क और सेंचुरीज जो है उसके लिए स्पेसिफिकली इसके लिए भी क्लास ली जाएगी। साथ ही साथ कुछ इसमें आपको याद भी करना पड़ेगा, तो मैं आपको पैरेलली बताता रहूंगा कि ये आपको जो है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि मिक्स एंड मैच जो है ना, क्रॉस मैच जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इसके अंदर ये फ्री के मार्क्स जिसको बोल सकते हैं, तो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये आएगा तो हमको कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर है, ठीक है ना, करंट अफेयर में क्या क्या रहेगा वो हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। इसके बाद इसके लिए क्या क्या आपको और अप्रोच लगानी है, और फाइनली मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो आपका एक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप खुद इवेल्युएट कर पाओगे। ठीक है ना, तो उसका एक टेस्ट लिया जाएगा, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस क्वेश्चन का मोटिव ये रहेगा कि आपको एनवायरनमेंट में किस अप्रोच से एग्जाम में बैठना है, और कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, और धीरे धीरे कैसे अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ क्रिएट करनी है, तो वो इसके माध्यम से और आपको जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट का अब देखिए, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, इसका बेसिक जो हम देखते हैं, व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज इकोलॉजी, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिखूं बायोलॉजी, तो आपने अब तक जितनी भी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ही बायोलॉजी आता है वो बोलता है कि बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, और लॉजी बना है ग्रीक वर्ड लोगस से, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है ना, तो ये ग्रीक वर्ड दो मिलके, इसका मतलब लाइफ की जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसी सब्जेक्ट को बोलते हैं बायोलॉजी। अब वही चीज फंडा इस पे लगा दो, इको यानी कि सराउंडिंग, उसके बाद लॉजी यानी कि लॉगस, तो स्टडी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है ना, और स्टडी ऑफ जब सराउंडिंग करते हैं उसके साथ साथ जब इसमें एनवायरनमेंट के साथ साथ में बायोलॉजी यानी कि लाइफ का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, बात समझ गई। तो इकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, सराउंडिंग की स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, ये करते हैं। ठीक है ना, तो अब लेवल ऑफ इकोलॉजी, अब देखिए लेवल ऑफ इकोलॉजी को समझने से पहले हमको लेवल ऑफ सेल या फिर लेवल ऑफ बायोलॉजी समझना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए लेवल ऑफ बायोलॉजी समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है
वो ये कहता है कि 13.6 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ, ठीक है ना, तो यूनिवर्स का जो एक फॉर्मेशन हुआ और उसके बहुत साल बाद जब लाइफ का ओरिजिन इस अर्थ पे हुआ, तो स्टार्ट जो थी वहां पे लाइफ नहीं थी, वहां पे केमिकल सिंथेसिस था। ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफली इसलिए बता रहा हूं ताकि ये थोड़ा आइडिया लगे। केमिकल सिंथेसिस था और पहली जो लाइफ आई, पहली जो सेल्स आई वो ओशन में बनी। लाइफ का जो ओरिजिन है वो ओशन में हुआ था, ठीक है ना, लाइफ का ओरिजिन जो है ओशन में हुआ था। अब ओशन में लाइफ आने से पहले बहुत सारे कंपाउंड यानी कि केमिकल जब पास में आते गए तो ओशन के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे लिपिड्स वगैरह जुड़ के एक सिंथेटिक मॉड्यूल बनाए। सिंथेटिक क्या कहते हैं कि कंपाउंड बनाए। उस एंटायर कंपाउंड को कोजरवेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सुन लीजिए। वो जो कोजरवेट्स थे उसमें लाइफ नहीं थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसी कोजरवेट के अंदर और सारे न्यूक्लिक एसिड वगैरह जुड़ते रहे, तो वहां से इनमें डीएनए एंड आरएनए का निर्माण हुआ, ठीक है। और भी ज्यादा प्रोसेस चलते रहे इसी का अंदर, धीरे धीरे वहां पे जो एक सेल का निर्माण हुआ और ऐसे करके बैक्टीरिया बने जिनको कि बोलते हैं स्टार्ट जो थी आर्की यानी कि स्टार्ट बिगिनिंग, स्टार्ट में आर्की बैक्टीरिया जो है इस नेचर में आए। यही आर्की बैक्टीरिया का एक टाइप होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। मैं आपको पीपीटी ब्लैंक दे दूंगा, निश्चिंत रहे। तो जो साइनोबैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या किया, जो H2O था उसका यूज किया फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाने के लिए। और जब H2O का यूज किया वाटर का, तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकली। और ये ऑक्सीजन जब बाहर निकली तो इसने दूसरी जो लाइफ है उसके लिए एनवायरनमेंट खड़ा किया, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या था कि मून पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, मून पे नई लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है। तो कारण ये था कि क्या वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, नहीं, वहां पे H2O नहीं। ये क्वेश्चन था बहुत पहले, अब ऐसा नहीं पूछ सकते, बट एक लॉजिक ये है कि वहां पे जब H2O नहीं था तो ऑक्सीजन बाहर नहीं आई, और ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायरेशन में ज्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है ना। रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन ज्यादा एफिशिएंट होती है, इसलिए वहां पे लाइफ नहीं है। उसका कारण चांद पे H2O नहीं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको मैंने बेसिक बता दिया। तो ये जो कोजरवेट्स थे और जो बाद में जो आर्कीबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया थे, उन्होंने लाइफ की बिगिनिंग की, ठीक है ना। धरती पे लाइफ का जो शुरुआत कहते हैं हम, तो वहां से हुआ। फिर बहुत सारे टाइम चलते रहे, ठीक है ना। और उसके बाद एक टाइम पीरियड में बहुत क्या कहते हैं कि बहुत सारी लाइफ्स आई और धीरे धीरे ह्यूमन इवोल्यूशन, वो अलग की सब्जेक्ट नहीं है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, तो ह्यूमन जो इस धरती पे आया है, मुश्किल से समझो कि 50,000 जो साल है इस ड्यूरेशन में आया, और अब तक जो एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं हुआ था, इतने कम ड्यूरेशन में वो सारा बदलाव क्या जिस रैपिड स्पीड से हो रहा है, और आज की कंडीशन में वही एक सिंगल स्पीसीज अपने डिस्ट्रक्शन की ओर आ गई, ठीक है ना। तो कुछ एनवायरनमेंट के इश्यूज भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कोजरवेट से बात करेंगे, तो सिंगल सेल जो है, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी पहले हम स्टडीज करते हैं, ठीक है ना, लेवल ऑफ इकोलॉजी में। उसके बाद एक जैसे जो ऑर्गेनिज्म जब जुड़ते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर विटेकर बोलता है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये होती है, एक जैसी स्पीसीज जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए,
ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जब कर पाए किसी स्पीशीज तो उसको उन्होंने पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी। बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन कर पाए वही एक पॉपुलेशन रहे, उसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद जब बहुत सारी पॉपुलेशन डिफरेंट एक जगह पर रहती है तो उसको कम्युनिटी लेवल पे बोलते हैं। जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट पॉपुलेशन में, जब इंटरेक्शन होता है तो उस एरिया की एंटायर पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। और वो जो एक एनवायरमेंट खड़ा होता है वहां पे उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और एंटायर जो इकोसिस्टम है, हम ये एक चीज एंटायरली डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो कम्युनिटी उस एक जैसे एनवायरमेंट में जब साथ में रहती है तो उस एंटायर कम्युनिटी को घेरे हुए पूरा इकोसिस्टम उसको बोलते हैं हम बायोम। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं व्हाट इज एनवायरमेंट। इस क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक लाइफ हूं और सराउंडिंग जितना भी इंटरेक्शन मुझसे हो रहा है तो मेरे जो सराउंडिंग इंक्लूडिंग लाइफ पूरा उसको मैं एक इकोसिस्टम कह सकता हूं जिसमें मेरा एक कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्या कहता है, इज अ सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, अ एनिमल और अ प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट एक कंडीशन है, सबसे ध्यान से सुनिए। और उसके बाद जो है सराउंडिंग कंडीशन है जिसमें कि कोई रहता है और यहां पे लाइफ का होना जरूरी है और अपना फंक्शनल रोल प्ले करें। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एनवायरमेंट। अब यहां पे क्या है, द बायोफिजिकल एनवायरमेंट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक सराउंडिंग। अब लाइफ है, लाइफ का इंटरेक्शन, बायोटिक लाइफ का इंटरेक्शन, एबायोटिक जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, इन सबसे इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी इंटरेक्शन उसको जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद भी कॉन्सिक्वेंटली इंक्लूड द फैक्टर दैट, अच्छा सर वो कमेंट आ रहे हैं मोबाइल का, तो लाइफ है ना। ओके ठीक है, आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप, चूंकि लाइव है तो आप मुझे इसमें पिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हम जो है उसमें एनवायरमेंट में स्टडी करते हैं। चलिए अब देखते हैं फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट की जब हम स्टडी करेंगे तो विदाउट लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो लाइफ जो है वो बायोलॉजिकल पार्ट में आता है, लेकिन लाइफ का एबायोटिक पार्ट से इंटरेक्शन, लाइफ का एबायोटिक पार्ट से इंटरेक्शन है, वो सारे फैक्टर की हम इसमें स्टडीज करते हैं। अब बायोटिक फैक्टर क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग ऑन द अर्थ। इसमें बैक्टीरिया भी आ गए, ह्यूमन भी आ गए, सारी जितनी भी स्पीशीज है सब कुछ आ गई। ठीक है, तो सारी बायोटिक पार्ट जो है उसकी हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर अदर देन लाइफ, इंक्लूडिंग सनलाइट, इंक्लूडिंग सॉइल, इंक्लूडिंग क्या कहते हैं कि वाटर, व्हाटएवर, जो कि लाइफ नहीं है बट इज वेरी वाइटल टू सस्टेन फॉर द लाइफ। ठीक है ना, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी पार्ट है उसको एबायोटिक, और इन दोनों की जो इंटरेक्शन है, इन दोनों की इंटरेक्शन है, ध्यान से सुनिए, उन दोनों की इंटरेक्शन इस बायोटिक फैक्टर के लिए जरूरी है। एबायोटिक फैक्टर जो है वो बायोटिक पे डिपेंड नहीं है। सनलाइट जो है इंसान पे डिपेंड नहीं है, बट बायोटिक फैक्टर इज एंटायरली डिपेंड अपॉन द एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब इकोलॉजी की डेफिनेशन वैसे मैंने आपको बेसिक बता दी कि इकोलॉजी, इसको हम फिर से तोड़ेंगे, इको प्लस लोगस। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ सराउंडिंग। और ऐसा कहते हैं कि जो अरिस्टोटल जो थे वो एंशिएंट इकोलॉजी के फादर थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, मिक्स एंड मैच में आया हुआ था तो आपको समस्या ना हो इसलिए ऐसे डाल दिया हमने। ठीक है ना, तो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट इज, और इकोलॉजी इज साइंस ऑफ रिलेशनशिप। ध्यान से सुनिए, ये इकोलॉजी जो है इसको एक बोलते हैं कि ये साइंस किसकी है, रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, इनका जो रिलेशन है उसकी स्टडी को जो है इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, बस इसके अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था।
चलिए, मॉडर्न जो इकोलॉजी के फादर हैं उनको बोलते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये मॉडर्न फादर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया, एक बार इसको देख लीजिएगा। और इंडिया के अंदर बात करें तो रामदेव मिश्रा जो थे उनको इकोलॉजी का फादर कहा जाता है, और उन्हीं के इनिशिएटिव पे 1985 में, सॉरी यहाँ पे कुछ 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट साइंस का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है ना। इनकी जो नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंट एंड प्लानिंग जो बनी थी इनकी अध्यक्षता में, उसी के बाद में कन्वर्ट होके वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट साइंस का शुरुआत हुई। तो ये तीनों जो पीपीटी मैंने आपको बताई है, अब ये क्या आ गया आपको याद नहीं है तो समस्या हो सकती है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। नाम पूछती है, इवन आरएफओ में पूछे गए, आप लोग जाए तो देख सकते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे। इंडिविजुअल जो लाइफ है उसका कैसे रोल होता है। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये सेल है, ठीक है ना, और ये सेल अपने सराउंडिंग में जितना भी इंटरेक्शन कर रही है, ये सिंगुलर सेल है, ये सेल अपने सराउंडिंग में जितना भी इंटरेक्शन कर रही है, उस किसी से कुछ अपना केमिकल सीक्रेट कर रही है, एनवायरनमेंट से कुछ केमिकल ले भी रही है, तो उस इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा कि वो जो कुछ एनवायरनमेंट से ले रही है उसके बाद वापस रिएक्ट भी करेगी, और रिएक्ट करे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी। अब वो प्रोडक्शन केमिकल का भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन लाइफ का भी हो सकता है। अब जब लाइफ का प्रोडक्शन होगा तो सेल जो है दो फॉर्म में रिएक्ट करेगी, एक होगा रिप्रोडक्टिव फॉर्म में और एक होगा एरिप्रोडक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें जो है ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल, इस रिप्रोडक्शन का जो है उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक होता सेक्सुअल एसेक्सुअल। इस प्रकार से ये करेगी। एक होगा एरिप्रोडक्टिव में जिसमें कि वो कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी, ठीक है ना। तो जब एक ऑर्गेनिज्म पे बात करते हैं हम, तो ऑर्गेनिज्म को हम ना देख के उसकी इंडिविजुअल सेल का इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होते हैं, तो एनी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहाँ बात सेल की हो रही है, फॉर्म एग्जिबिटिंग ऑल दी कैरेक्टर ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो जितना भी कैरेक्टर सेल का होगा, जितना भी कैरेक्टर सेल का होगा वही क्यूमुलेट होगा, वही जुड़ेगा, उससे टिश्यू बनेगा। बस में तो बहुत सारी सेल जब जुड़ के टिश्यू बनती है, बहुत सारी टिश्यूज जो है जुड़ के ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ के एक बॉडी बनती है। तो इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है सेल का। अगर हम सेल की बात करें तो हम फिर से एनवायरनमेंट पे आएंगे। सेल का जो है वो रोल है बायोलॉजी में, क्या है डेफिनेशन। सेल जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, इसकी वजह से पूरी बॉडी बनती है, और फंक्शनल ये है कि कुछ भी चेंज इसमें होगा तो पूरी बॉडी में चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई। इसलिए हम जो स्टडी करते हैं मेनली फोकस जो कुछ चेंज हो रहा है वो सेल लेवल पे जो चेंज होता है उसको ध्यान रखते हैं, स्टार्ट वहीं से करेंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो मेनली स्टडी जो है वो यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म में करेंगे। बात समझ आ गई। चलिए अब देखिए ऑर्गेनिज्म किस किस प्रकार से उसका रिएक्शन होता है। बात करें ना कि किस किस प्रकार से वो अपने परिवर्तन को देख रहा है। तो एनवायरनमेंट के अंदर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और रिलेशनशिप जो है एक रिलेटिव टर्म है। इसका रिलेटिव का मतलब ये होता है कि ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। रिलेशनशिप जो है स्टेबल नहीं होता है, यानी कि जो कुछ चेंज एनवायरनमेंट में होगा उसका रिएक्शन जो है ऑर्गेनिज्म करेगा। बात समझ आ गई। तो रिलेशनशिप जो है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट एक रिलेटिव टर्म है, और इस एनवायरनमेंट में
में जो कुछ चेंज होगा उसका रिएक्शन जो है वो सेल्स करेगी, सेल्स यानी कि ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, तो जिस प्रकार का रिलेशन और जिस प्रकार का चेंज एनवायरनमेंट में हो रहा है और उसका जो इफेक्ट और रिएक्शन एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसको, उसके बेसिस पे हम बात करें तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है यूरीथर्मल। यूरी का मतलब अगर ऐसे देखें तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव। तो यूरीथर्मल का मतलब ये होता है पॉजिटिव, यानी कि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं लेकिन अपने आप को स्टेबल कर देते हैं। एक होता है स्टेनोथर्मल। स्टेनो का मतलब ऐसे देखें तो होता है नेगेटिव। एक लेवल के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाते एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को और अल्टीमेटली ये मर जाते हैं, स्टेबल हो जाएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मर जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यूरीथर्मल अपने आप को एडप्ट करते हैं और एक लेवल के बाद जो है वो स्टेबल होकर फिर मर जाते हैं। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट का मोटा मोटा जो फैक्टर रहता है जिसकी रिलेशन की स्टडी करती है, सबसे पहला उसका फैक्टर आता है टेम्परेचर, उसके बाद आती है उसमें लाइट, उसके बाद उसमें पीएच, बायो, वाटर। तो ये सारे जो घटक हैं उसके बेसिस पे हम उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टेम्परेचर है, उसके बाद देखते हैं कि सैलिनिटी, उस सैलिनिटी को कितना टॉलरेट कर पा रही है। और ये सैलिनिटी है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से पीएच भी आ गई इसमें, कि आपके एनवायरनमेंट में सपोज, ध्यान से सुनिए, कि मेरी बॉडी के अंदर अगर पीएच चेंज हो रही है, बहुत एसिडिक हो जाएगी मेरी बॉडी, ठीक है ना, तो एक लेवल के बाद मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो यही बता रही है। तो इसके बाद मैं जब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, एक कंडीशन ये हो रही है कि या तो मैं सोडा पी लूं उसको, ठीक है ना, जो भी कुछ करूं, इनो वगैरह पी लूं, तो कैसे भी करके उस पीएच को नॉर्मल ले आऊं। दूसरी कंडीशन में अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वो थोड़ा बढ़ेगा तो मेरी बॉडी, चूंकि हम यूरीथर्मल में गिने जाते हैं, एक लेवल तक मेरी बॉडी उसको स्टेबल करेगी और थोड़े समय बाद जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि फीवर हो जाएगा और उसके बाद जो है कैसे भी करके बॉडी को कंट्रोल टेम्परेचर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी इंसान का या किसी का भी जीना पॉसिबल नहीं है। अब सेम कंडीशन जब आप ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी या फिर कहेंगे कि एल्किलिटी देखते हैं, तो यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन, बात वही होगी। तो ये एक लेवल तक उसको सस्टेन करता है, ठीक है ना, दबाने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस रखता है, और ये जैसे ही कुछ चेंज होगा तुरंत स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, आप जब मेंस में आंसर लिखोगे, मैं आपको प्रीलिम के साथ साथ जब मेंस की बात करता हूं, जब आप मेंस में आंसर लिखोगे तो एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ सिंगल डिग्री टेम्परेचर इज नॉट इनफ फॉर फिशेज, राइजिंग अ सिंगल डिग्री टेम्परेचर इज नॉट इनफ फॉर फिशेज। ठीक है ना, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेनोथर्मल है। आपकी इंट्रोडक्शन में अगर वो आ जाएगा तो एग्जामिनर को ये बात पता चल जाएगी कि इसको इन्वायरमेंट का जो किस प्रकार का उस फंक्शनल नॉलेज इसके पास है। ठीक है ना, तो आप मेंस के आंसर जब लिखोगे तो आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपने ये समझ रखी है तो अच्छा होगा, इफेक्टिव रहेगा। तो फिशेज आर स्टेनोथर्मल्स, सो दे कैनॉट टॉलरेट अ टेम्परेचर बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। ठीक है ना, और जैसे ही कुछ होता है चेंजेस, उसके बाद जो वो स्टेबल होकर मरना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जितने भी स्टेनोथर्मल है वो मरना शुरू हो जाएंगे फटाफट से। ठीक है ना, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, बात सुना कि बहुत सारा रिसोर्स जो है, बायो रिसोर्स खत्म हो जाएगा, और बहुत सारे बायो रिसोर्स खत्म होगा तो उससे ह्यूमन तो डायरेक्टली इन्फेक्ट होगा। ठीक है ना, और एक लेवल के बाद जब बढ़ेगा तो हम भले ही यूरीथर्मल हो, लेकिन एक लेवल के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। तो उसने जो पूछा है उसने कि इंपैक्ट ऑन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो वो कहीं ना कहीं यही पूछ रहा है कि यूरीथर्मल जो है और स्टेनोथर्मल, इन दोनों पे क्या इंपैक्ट होगा। तो स्टेनोथर्मल तो स्टेबल होकर मरना शुरू हो जाएंगे, और यूरीथर्मल जो है, अब मान के चलिए सपोज एक इंसान की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, एक लेवल तक सस्टेन होगा, फिर जैसे ही मैं काम कर रहा हूं,
ठीक है ना। सपोज कोई एक लेबर है, बाहर काम कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ा वो टॉलरेट, उसके बाद वो थकना जल्दी शुरू हो जाएगा, जल्दी थकेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो अगर जहां पे वो 6 घंटे काम कर पा रहा था वहां 4 घंटे काम करेगा। जब 4 घंटे वो काम करेगा तो जो 6 घंटे का उसको जो वेजेस मिल रहा था अब 4 घंटे का मिलेगा। तो जब उसके बाद 4 घंटे का वेजेस आएगा तो उसकी जो ऊपर उसकी इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी तो यहाँ से इकोनॉमी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जब यहाँ से इनकम शुरू हो जाती है तो गरीबी बढ़ेगी, तो यहाँ से सोशल फैक्टर शुरू हो जाते हैं। बात समझ आ गई? तो ऐसे हम उसको रिलेट कर पाते हैं। मेंस में जब आप आंसर लिखते हो तो अगर आपको ये टर्म्स मालूम है तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होने के अंदर टेम्परेचर बदलने की वजह से यूरीथर्मल जो है यूरीथर्मल है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और स्टेनोथर्मल पे क्या पड़ता है, यूरी हेलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टेनो हेलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने देख लिया। भले ही चार टर्म लिखी हुई है लेकिन पूरा अगर मेंस का क्वेश्चन है तो मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसके बेसिस पे लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए, अब आता है एडेप्टेशन। आपकी अगर सिलेबस में देखोगे तो एक वर्ड डाल रखे हैं उसमें, ठीक है ना। एक वर्ड इज नॉट इनफ टू डिफाइन एंटायर सिलेबस, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि एडेप्टेशन क्या है। अब देखिए, एक मात्र सिंपल भाषा में कहे, एडेप्टेशन वो होता है कि बाहर का बदलाव जब हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी, आम भाषा में कहे कि जिस समाज में मैं रह रहा हूं, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं, तो जैसा देश वैसा भेष हम बोलते हैं अक्सर, ठीक है। उसी अब बायोलॉजी की बात, जिस सोसाइटी में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को एडेप्ट कर रहा हूं। लेकिन जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जब बायोलॉजी की बात करते हैं, मैं कर दिया सर उसको, जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो मेरी बॉडी धीरे धीरे उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि हम सपोजली दिसंबर जनवरी में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जब सर्दियां स्टार्ट हो रही थी विंटर में, तो बहुत से लोगों को छींक वगैरह आना शुरू हो जाती है, बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट में बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हम क्या है, यूरी हेलाइन है, तो टेम्परेचर है उसको अपनी बॉडी जो यूरीथर्मल है, टेम्परेचर को अपनी बॉडी को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है और बॉडी जो उसमें ज्यादा रिएक्ट करने शुरू कर देती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो एडेप्टेशन ये कहता है कि आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडप्ट करना अपनी बायोलॉजी में। सुनिए, यहाँ एनवायरनमेंट की जब बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट विदाउट बायोलॉजी पॉसिबल नहीं है। बायो यानी कि सेल, तो एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझको अपनी लाइफ या फिर सेल्स उस ऑर्गेनिज्म लेवल पे चेंज करना ताकि मैं सस्टेन कर पाऊं, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। डेफिनेशन ये है, एनी चेंज इन द एट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनिज्म इन इट्स मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट व्हिच इनेबल ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इन दैट हैबिटेट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट या हैबिटेट, जहां पे मैं रह रहा हूं, जिस कंडीशन में मैं हूं, एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, जिस कंडीशन में मैं हूं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे एडप्ट होना पड़ेगा। उस एडप्ट होने की वजह से मेरा बिहेवियर, मेरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मेरा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, उसमें क्या क्या हो रहा है वो उसकी स्टडी की आती है। अब ध्यान से सुनिए, इसके अंदर आरएफओ में क्वेश्चन पूछा कि एलन रूल्स किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, एलन रूल मिक्स में किससे रिलेटेड, इतना ही था, बस मुझे पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, एडेप्टेशन से। डायरेक्ट मैच भी करवाना था। तो द प्रिंसिपल होल्डिंग दैट द वार्म ब्लडेड एनिमल, इतना डीप में पूछा भी नहीं था कि वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उसकी जो बात करें एडेप्टेशन की बात करता है ये कि अगर हम देखें कि जो ठंडे इलाके होते हैं और वहां के जो पशु वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के जो बड़े बड़े ऑर्गन जैसे कि होते हैं, जैसे कान वगैरह है, वो उनकी साइज छोटी होती है, ठीक है ना, ताकि उनकी हीट का ज्यादा लॉस ना हो। और जो गर्म एरिया होते हैं वहां पे जो है मतलब क्या जो जानवर वगैरह जितने भी होते हैं उनकी कान वगैरह बड़े होते हैं, यही उसके अंदर लिखा हुआ है। तो उनके जो कान बड़े होते हैं ताकि वो हीट ज्यादा लॉस कर पाए, ताकि अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट ना रख पाए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एलन का रूल। इन्होंने ये एडेप्टेशन के लिए दिया था और एग्जाम के अंदर डायरेक्टली मिक्स एंड मैच के अंदर पूछ लिया गया था कि एलन रूल किससे रिलेटेड है, एडेप्टेशन से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि लाइफ, ये दो टाइप से होता है। अब जब हम एडेप्टेशन की बात करेंगे
तो ध्यान से सुनिए, फिर से उसको रिलेट करते हैं। हमने बायोटिक एंड एबायोटिक दो कंपोनेंट को पढ़ा। अब एडेप्टेशन जो है इसमें करना होता है, ना कि इसमें। बात समझ आ गई? एडेप्टेशन इस बायोटिक फैक्टर को करना होता है, ना कि एबायोटिक फैक्टर को। सन को ये करने की थोड़ी जरूरत है कि भाई मतलब जो है बदल रही है धरती में, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं अपना जो लाइट कम कर देता हूं, ठीक है ना, या फिर पानी को अपनी धारा बदलने की जरूरत नहीं। जो एबायोटिक फैक्टर है उसके अंदर एडेप्टेशन नहीं होता है, ये पहला फंडा, ठीक है ना। कुछ एनवायरनमेंट के कुछ बेसिक फंडे याद रखना, क्योंकि मिक्स एंड मैच करो या फिर डायरेक्टली ओनली वन ओनली टू जब आते हैं उसके अंदर हमारा बेसिक फंडा क्लियर हो जाए, तो एडेप्टेशन बायोटिक फैक्टर पर ही ओनली आ जाता है, उसी को सिर्फ बायोटिक फैक्टर को ही एडेप्ट होना पड़ता है, एबायोटिक को नहीं होना पड़ता। ये आपकी किताब में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर फंडे बनते हैं। एनवायरमेंट में आप जितना डीपली समझ रखोगे, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है ना। तो एडेप्टेशन इंटरनल, अब बॉडी के अंदर ध्यान से सुनिए, बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। इंटरनल एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। अपनी की होमियोस्टेसिस यानी कि स्थिर रखना, अपनी बॉडी को बाहर के अकॉर्डिंग होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग स्टेबल रखना, ताकि ज्यादा परिवर्तन, बहुत बाहर बहुत टेम्परेचर बढ़ गया और मेरी बॉडी भी साथ साथ में टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो क्या होगा, 37 के बाद एक लेवल के बाद टॉलरेट करेगा इंसान, उसके बाद ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया मर जाएगा वो, ठीक है ना। तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपनी बॉडी क्या करेगी, पसीना निकालेगी, ठीक है ना, प्यास ज्यादा लगाएगी, पानी अपन पीते रहेंगे। इस कैसे भी करके इंटरनल जो टेम्परेचर है, बाहर को टेम्परेचर को बदलने के साथ साथ इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस, ठीक है। अब होता है एक्सटर्नल चेंज कैसे करूंगा, अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो लाइफ क्या करेगी, वहां के जैसे कि समुद्र के क्या कहते हैं, रेगिस्तान में जाए तो वहां के जो जानवर हैं उनके कान वगैरह बड़े होते हैं, तो ये इन्होंने बाहर का फिजिकल अपना बढ़ा दिया, स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, ठीक है ना। बहुत सी जगह क्या होगा, ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी, जैसे कि साइबेरियन जो पक्षी है वो उड़ के गुजरात राजस्थान में आ जाते हैं, वहां इतनी ठंड हो जाती है, उनकी रिप्रोडक्टिव जो टाइमिंग होती है, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी में, उस समय बहुत ज्यादा साइबेरियन एरिया में ठंड होती है, तो वहां से उड़ के वो लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। और एक तीसरा कंडीशन सस्पेंड हो जाना, सस्पेंड यानी कि इतना टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया है कि अब तो इसको कोप करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। इनएक्टिव होना यानी कि अब उस कोई रेस्पॉन्स ना करने की कंडीशन में इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्यों कि हम कोल्ड ब्लडेड नहीं। तो पॉसिबल ये है कि क्या इंसान ह्यूमन सस्पेंड हो सकता है अपनी एक्टिविटीज से, तो आंसर है परफेक्ट नो। बात समझ आ गई। तीन ही प्रकार के एक्सटर्नल एडेप्टेशन होते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल माइग्रेशन और सस्पेंड। तो सस्पेंडेड एक्टिविटीज क्या होती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो होमियोस्टेसिस जो है इसकी हम स्टडीज करते हैं। अब होमियोस्टेसिस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। स्टेबल करना अपनी बॉडी का जो है एनवायरनमेंट जो है बाहर के अकॉर्डिंग उसको स्टेबल रखना। अब ये जो होमियोस्टेसिस होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो होमियोस्टेसिस कर पाती है लाइफ, या फिर जो जिस प्रकार के एनिमल्स हैं, जिस प्रकार के प्लांट्स हैं, जो भी लाइफ, जब कुछ सब कुछ आ गया, ठीक है ना, लाइफ में प्लांट बैक्टीरिया सब कुछ आ गए, तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार का अपना रेस्पॉन्स करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को किस प्रकार के मेंटेन करते हैं, किस प्रकार का होमियोस्टेसिस वो रखते हैं, उसके बेसिस पे तीन प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले है रेगुलेटर, जिसमें कि एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, होमो सैपियंस, हम खुद ही आ जाते हैं ह्यूमन, यानी कि बाहर जो चेंजेस होगा, ठीक है ना, सपोज जैसे कि इंटरनल लेवल और बात करें कि एक्सटर्नल लेवल के, तो एक्सटर्नल लेवल का जितना भी चेंज हो रहा है उस कंडीशन में भी अपनी बॉडी का जो इंटरनल है हम रेगुलेटर है उसको स्टेबल करके रखते हैं, ठीक है ना। तो रेगुलेटर जो है वो होमियोस्टेसिस की जो उसकी जो जिस टाइप के होमियोस्टेसिस वो रखते हैं उसके अंदर वो अपनी बॉडी को इंटरनली स्टेबलाइज करके रखते हैं। बात समझ आ गई। वी आर रेगुलेटर, तो हमारा जो है बाहर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो हमारा नहीं बढ़ेगा,
बस में। उसके बाद आता है पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल का मतलब ही होता है थोड़ा सा, पार्शियल का मतलब ही होता थोड़ा सा। तो उसके बाद उसमें क्या होगा कि इनिशियल में तो वो बाहर का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बदलाव करते रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद आके वो भी जो है रेगुलेट कर देंगे, उसको स्टेबलाइज कर देंगे। बोले बस अब ये रहेगा बॉडी का अंदर का वातावरण, बाहर भले कुछ भी हो। उसके बाद जब कुछ ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है डेथ होना पॉसिबल है। अब आते हैं, तीसरा आता है कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स वो होते हैं जैसे ही बार कुछ चेंज हुआ अपनी बॉडी में, ऐसा वो चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे वो चेंज होता रहेगा उसको चेंज करते रहेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कि अब ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमने इतना बॉडी के अंदर चेंज कर लिया, सीधी सी बात है एक लेवल के बाद बॉडी ज्यादा टेम्परेचर या फिर सैलिनिटी को नहीं अडॉप्ट कर पाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान के चलिए कि आप सडनली जो है दिसंबर के टाइम में दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया में गए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और सडनली 2-4 दिन वहां पर रहे और आप फ्लाइट में तुरंत जो है चेन्नई चले गए, ठीक है ना। एक्सट्रीमली ऑपोजिट टेम्परेचर हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए, ठीक है ना। आपको लगेगा कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो टेम्परेचर को इतना बड़ा बदलाव उसको होम्योस्टेसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसको वही बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर रखना ही है किसी भी कंडीशन में। क्यों? उसका रीजन है कि जैसे ही 37 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर होना शुरू होता है अपनी बॉडी के अंदर, क्या होगा कि सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सेल का मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिए कि 50 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके बाद तो आपका डीएनए जो है डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। आप में से जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी है तो मैं आपको बता रहा हूं कि 50 डिग्री टेम्परेचर के बाद आपने डीएनए का ऐसा फोटो देखा होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो डीएनए टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है। तो जब डीएनए टूटना शुरू हो जाएगा, बॉडी की सेल के अंदर ही इतना डैमेज हो जाएगा तो आप जी कैसे पाओगे, ठीक है ना। तो आप नहीं जी सकते। जैसे कि उसका एग्जांपल ये है कि अक्सर आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में मई जून में जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो बोलते हैं ना कि लू बढ़ गई है। तो वो जो लू का टेम्परेचर आप देखोगे तो 50 डिग्री तक जो है नॉर्थ के बहुत सारे पार्ट में पहुंच जाता है। तो अगर आप लगातार इस बॉडी के 50 डिग्री टेम्परेचर संपर्क में हो तो आपकी सेल तो छोड़ो, सीधा सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में जाके डीएनए तक वो टेम्परेचर इफेक्ट करता है और डीएनए को तोड़ना शुरू कर देता है। और ऐसे कंडीशन में मौत जो है वो असंभावी होना निश्चित है, ठीक है ना। चलिए अब कन्फर्मर देख लिया हमने, तीनों प्रकार के देख लीजिए। कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ अब तक पढ़ाया समझ में ना आया, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। Shall I proceed? सर ये पानी थोड़ा, कुछ डाउट हो तो मैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके चलिए तो मैं आगे बढ़ाता हूं। क्लियर। अब है फिजिकल एडेप्टेशन। तो हमने बात की एडेप्टेशन 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, फिर उसके बाद माइग्रेशन, थोड़ा या तो बॉडी में चेंज करो या फिर यहां से। इसको ऐसे समझो कि पहली कोशिश में तो मैंने ना मेरी बॉडी में कुछ चेंज किया, ठीक है। पहली कोशिश में तो मैंने मेरी बॉडी में कुछ चेंज किया कि भाई चलो थोड़ा बहुत गर्मी आए तो कपड़े लूज पहन लिए, सर्दी आए तो कोट पहन लिया। लेकिन इतनी ठंड पड़ने लग गई कि अब तो यहाँ रहना पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है तो क्या करूंगा, वो भाग जाऊंगा वहां से मैं, ठीक है ना। तो जब भाग जाता है इंसान वहां से तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। और तीसरी स्टेज में वहां जाके भी आराम नहीं है, दूसरी जगह जाके भी आराम नहीं है, तो या तो ऊपर ही चले जाओ या फिर एक काम करो कि इनएक्टिव हो जाओ, कुछ रेस्पॉन्ड ही ना करो। है लाइफ है, सजीव है, लेकिन वो निर्जीव की तरह बन जाएगा, ईंट की तरह बन के बैठ जाएगा। अब ईंट को ठंड लगती नहीं है, ईंट को गर्मी भी लगती नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो इनएक्टिव होके बैठ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है आपने देख लिया कि वो जो डिनोमिनेशन हो जाता है, ठीक, इनएक्टिविटी आ जाती है। अब है फिजिकल एडेप्टेशन। अब आप देखो टाइप, आपने देखा होगा टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग, ठीक है ना। बहुत से जो पक्षी हैं अपनी ठंड से बचने के लिए अपनी जो फर्स होते हैं ना वो इंसुलेट करते हैं उनको, ठीक है ना। फर्स, फीदर्स, ये सब क्या करते हैं, उनकी बॉडी जो है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं,
ठीक है ना। और ज्यादा गर्मी होगी तो अपनी फर्श फैला देंगे तो ठंड ज्यादा आना शुरू हो जाएगी उनकी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद कलर, तो आपने आप देखा होगा कि अक्सर जो रेगिस्तान के अंदर जो प्राणी है वो ब्लैक कलर के नहीं होते। क्यों? क्योंकि ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब करती हीट, और उसके साथ साथ आप नॉर्थ में जब जाओगे तो वहां पे डार्क कलर के होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। मैच द सराउंडिंग। उसके बाद क्या कहेंगे कि बहुत से कैमोफ्लाज भी करते हैं। कैमोफ्लाज का मतलब आपको मैं बता दूं, बचने के लिए, ठीक है ना। सपोज कैमोफ्लाज का मतलब होता है बचने के लिए, जो अपना बैकग्राउंड का जो कलर है उसी कलर में बॉडी बना देती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं तो, अगर आप अभी जब एक लेक्चर जब खत्म हो तो एक बार आप क्या करना कि ऑक्टोपस जो है ना, YouTube में ऑक्टोपस का कैमोफ्लाज के बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं। ये बायोलॉजिकल मिरेकल बोलते हैं इसको, कि जिस एनवायरनमेंट में इसको रखो, जिस टाइल्स पे इसको रखो, किसी भी कलर का, किसी भी पैटर्न का, वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी बना देता है, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन की जो साइंस है उससे कितना आगे है ऑक्टोपस, इसके लिए आप एक बार इसका वीडियो जरूर देख लेना कि ऑक्टोपस, सपोज मैंने ऑक्टोपस को यहां रख दिया तो ये इस कलर की बॉडी कर देगा, 5 सेकंड में व्हाइट हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने इस एनवायरनमेंट रख दिया तो ये जितनी भी पैटर्न्स है उसमें आ जाएगा। तो ऑक्टोपस जो है इवन तो बहुत ही फास्ट कैमोफ्लाज करने का बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग कोशिश करिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बचपन से मेरा एक शौक रहा कि मैं डिस्कवरी जो चैनल है वो बहुत देखता था। इवन मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी ही है, बट जो सबसे ज्यादा कोई चीज मुझे अट्रैक्शन जिसमें लगा वो ये था कैमोफ्लाज। किस प्रकार से हम ह्यूमन होने के बाद क्लेम करते हैं साइंस में हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट विद इन अ माइन्यूट ऑफ सेकंड कैसे कोई अपनी बॉडी का, सपोज इसको ऑक्टोपस को अगर मैंने एक ऐसी स्लाइड पे रखा, ठीक है ना, जहां पे यहाँ पे व्हाइट कलर है और यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो क्या करेगा, जैसे ही उसमें बैठेगा अपनी इस बॉडी को ब्लैक कर देगा, बॉडी की इस साइड को व्हाइट कर देगा। आप देखिएगा जरूर, YouTube में अवेलेबल है बहुत सारी चीजें इसके वीडियो। उसके बाद बॉडी के पार्ट, जैसे कि बहुत से पक्षी की बीक बन जाती है, ठीक है ना, कानों का शेप वगैरह। फिर डिफेंस, जैसे कि वो अब सांप है तो वो डंक मार देगा, ठीक है ना। और जब प्रोटेक्शन की बात आएगी वो लगेगा कि अब मैं जो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। स्प्रे क्विल्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफेंसिव अटैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन होने का 2 रीजन है मोटे तौर पे, बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो 2 मोटे रीजन ये है कि पहला है सिक्योरिटी और दूसरा है, पहला सिर्फ सिक्योरिटी और दूसरा है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। पहला है सिक्योरिटी और दूसरा है फूड सिक्योरिटी। अब इसमें एक तीसरा जो फैक्टर इसमें जुड़ता है वो ये होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन वो हम इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कम देखते हैं, ठीक है, वो डिफेंसिव में नहीं आता। तो मेनली जो है एडेप्टेशन को सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, ठीक है। अब फिजिकल एडेप्टेशन, जैसे कि अगर आप बहुत ही विचित्र प्रकार का प्राणी है कंगारू रैट, ये पूरे जीवन में पानी नहीं पीता, पूरे जीवन में कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता, ठीक है ना। कैसे? इसका एडेप्टेशन ये है कि अपनी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म से जो पानी निकलता है H2O, वो उसी का यूटिलाइज करता है और 0.000% उसका वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइफ कभी पानी नहीं पीता, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आप जितने भी कैक्टस का प्लांट वगैरह जो आपने देखा होगा, ठीक है ना, या फिर जितने भी रेगिस्तान में जितने भी प्लांट वगैरह देखे होंगे, उनकी जो लीव्स है वो वैक्सी लीव होती है, जाड़ी होगी, वैक्स होगा और उनके ऊपर जो है मतलब उनका एरिया कैसे वो काटे जाता होंगे। तो ये भी उनका एक एडेप्टेशन है ताकि वो जो है अपनी हीट को, अपने वाटर को लूज ना कर पाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का एडेप्टेशन जो अपनी बॉडी में कुछ चेंज करके बाहर का जो फिजिकल अपीयरेंस वो उस प्रकार का एडेप्टेशन देखते हैं फिजिकल, ठीक है ना। ये जो कंगारू रैट है इसकी आपको एक और विशेषता बताता हूं मैं। इस कंगारू रैट को आप एक रैटल स्नैक होता है, रैटल स्नैक मतलब मानते हैं कि उसका फेवरेट भोजन है ये, लेकिन इसको खाने के लिए उसको इतनी तपस्या करनी पड़ती है कि जल्दी से हाथ में भी नहीं आता उसके, ठीक है ना। तो डिस्कवरी बहुत देखता था तो ये सब देख जस्ट फॉर अ डिस्कशन आप लोग देखिएगा जरूर। डिस्कवरी में कुछ चैनल भी है, एग्जाम के बाद देख सकते हैं। बस जस्ट ये कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता और इसके बिल के बाहर जो है रात को बाहर निकलता है, इसके बिल के बाहर जो रैटल स्नैक इतनी स्पीड से अटैक करता है तो भी उससे बच जाता है, ठीक है ना। तो
ठीक है, चलो अब फिजिकल एडेप्टेशन आपने देख लिया। अब सक्सिलेंट प्लांट जो होते हैं, सक्सिलेंट प्लांट का मतलब क्या होता है, जो अपनी लीव जो है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं, निडल कांटे जैसे बना देते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा अक्सर जो है ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, तो उससे पानी उसका लॉस कम होता है, ठीक है ना। तो ये भी उसका एक फिजिकल एडेप्टेशन है। अब देखते हैं हम फिजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल, जैसे कि बॉडी का तो चेंज किया ही किया, ऐसा किया कि अपनी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उस पर भी इफेक्ट पड़े। तो आपने देखा होगा काम प्लांट जो होता है ना, जैसे कि आपने C3, एक होता है C4 साइकिल, फोटोसिंथेसिस आप लोग सब लोग पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस जो है इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, जो कि सूर्य की प्रेजेंस में होती है, और एक होती है डार्क रिएक्शन, जिसकी लिए सूर्य का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें कि ये जो डार्क रिएक्शन होती है, इसके बेसिस पे C3 और C4 प्लांट बनते हैं। अब नॉर्मल प्लांट जो हम बाहर देखते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि दिन में अपना स्टोमेटा खोल देते हैं, बात समझ आ गई, दिन में अपना स्टोमेटा खोल के पानी बाहर निकाल के CO2 जितना भी लेना होता है वो ले लेते हैं। लेकिन जो काम प्लांट है वो क्या करते हैं कि दिन के समय अपना स्टोमा नहीं खोलते हैं, ताकि वो पानी का लॉस रोक पाए, और उस समय क्या करते हैं कि दूसरे प्रकार की जो एक काम, ये क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म करते हैं। ये इतना आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, एक जस्ट बता दो। तो ये दिन के समय क्या करते हैं, अपना जो लाइट से जितना कम हो सके अपना जो है क्या कहते हैं कि पानी बचाने के लिए एक अलग प्रकार की क्रिया करते हैं कि लाइट की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म का मेनली पार्ट करते हैं, और लाइट की प्रेजेंट में सिर्फ एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना। सन से एनर्जी लेते हैं दिन के समय, वाटर को लॉस को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा नहीं खोलते हैं, ठीक है ना। स्टोमेटा खोलने के लिए उसका भी जरूरत है, तो वो क्या करते हैं कि जब अपनी लाइट नहीं हो, सनलाइट, ताकि उसका जो है पानी का लॉस मिनिमम हो, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का एडेप्टेशन है। उसके बाद देखते हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के साथ साथ एक थोड़ा होमवर्क मैं आपको दूंगा, इस माइग्रेशन से जुड़ा हुआ भी है। गुजरात में कुछ कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ कुछ ऐसी सेंचुरीज है जो रिसेंटली भी उनको जो है रामसर जो साइट्स होती है ना, हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो अभी रिसेंटली कुछ सेंचुरीज को जो है रामसर के अंदर एनलिस्ट किया गया, डाला गया, ठीक है ना। तो रामसर के अंदर क्यों डाला गया है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा जब उसका क्लास आएगा, लेकिन कुछ सेंचुरीज को डाला गया है, तो उसका आप क्या करिएगा कि एक बार उसको गूगल में सर्च करके देखिएगा जरूर। मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में रहेगा आपको, ठीक है ना। वो इस प्रकार का करंट अफेयर में भी ज्यादा था, और गुजरात का से रिलेटेड है, तो कहने की मुझे जरूरत नहीं है। अब राजस्थान के अंदर रणथंभौर वगैरह जो एरिया है, हर साल साइबेरिया का जो एरिया है रशिया में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी का जो टाइम है बहुत ठंड पड़ती है वहां से, तो ये साइबेरियन जो क्रेन है वहां से माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को पूरी करते हैं, और वापस जो साइकिल जब पूरी होती है फिर उसको वापस उड़ के जो है वहां पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी उसका टाइप ऑफ एडेप्टेशन है। अब देखिए ये जो क्लासेस हैं, आपको लगेगा कि सर ये बहुत ही जनरल आप चीज पढ़ा रहे हो, ये मान के चलो कि ओरिएंटेशन जो क्लास हमने रखी है, ये जो साइबेरियन क्रेन है उससे जुड़ा हुआ ये रामसर साइट्स है, ठीक है ना। तो आपको ये क्रेन भी पता होना चाहिए, रामसर साइट भी पता होनी चाहिए, और ये क्या है, माइग्रेशन क्या है, तो एडेप्टेशन होना ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक इसी स्लाइड से मैं 3 क्वेश्चन बना सकता हूँ, आप बात समझे। इसीलिए इस लेक्चर को जो है रखने का मोटिव यही था, मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को एनवायरनमेंट की बेसिक नॉलेज तो होगी, ठीक है। बोलते हैं सर सीधा लॉ पढ़ा दो, एनवायरनमेंट। अब देखिए तीसरी एक्टिविटीज है सस्पेंड कर देना, अपने आप को रोक देना, अपनी एक्टिविटीज को रोक देना। मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ही बारिश शुरू होती है, सर जैसे ही बारिश शुरू होती है, आप लोगों ने देखा होगा शाम के समय फट से जो आपको मेंढक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। हम लोग फिर सोचते हैं कि कहाँ ये मेंढक कहाँ थे और सडनली कहाँ से आ गए, ये मेंढक कहाँ थे और सडनली कहाँ से आ गए, वो इतने बड़े बड़े। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो बड़े साइज के मेंढक इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, होते तो इतने बड़े इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, अपनी बॉडी को एक्ट करना बंद कर देते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है और जैसे ही बारिश पड़ती है उस समय उनकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो
ऐसी कंडीशन जो गर्मी से बचने के लिए, ध्यान से सुनिए, मेंढक को जो है पानी की जरूरत होती है, ज्यादा गर्मी में मेंढक मर जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत जानने की है। अगर मेंढक, फ्रॉग एंड हनी बी, इतना डिटेल में वैसे एसीएफ में पूछे उसके चार्जेस कम ही है, बट जस्ट थोड़ा बताता हूं। अगर फ्रॉग और हनी बी इस पूरे एनवायरनमेंट से खत्म हो गए ना, तो सबसे पहले इंसान ही जाएगा। इतना रिलेटेड है इस मेंढक से। मेंढक का जो रोल है इस एनवायरनमेंट में, मैं आपको बताऊं कि इतना इंपॉर्टेंट ये प्राणी है, ठीक है ना। ये कितनी बीमारियों से हमको बचाता है। एक लॉजिक और बताता हूं कि क्या कारण है कि डेंगू जो है, बढ़ाते क्या कारण है कि डेंगू आजकल बढ़ रहा है। उससे रिलेशन ऐसा है कि जैसे जैसे जल का स्तर ग्राउंड लेवल नीचे जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे ग्राउंड लेवल में पानी नीचे जाता है तो क्या होगा, मेंढक को जरूरत किसकी होती है, एक्टिवेशन की, पानी की। अब पानी जब नीचे जाएगा तो क्या होगा कि मेंढक जो इनएक्टिव हो जाएंगे, और सरफेस पे जो एक साइड में लार्वा जो है, पानी गंदे पानी में जो लार्वा होता है वो बढ़ता जाता है। तो मेंढक का जो भोजन है वो लार्वा होता है, मच्छरों का लार्वा खाता है ये। तो डेंगू वगैरह जो बढ़ने के कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है मेंढक कम हो रहे हैं, ठीक है ना। जो फ्रॉग है वो इतने इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो गर्मी से एडेप्ट करने के लिए अपनी बॉडी को रोकना, उसको बोलते हैं एवेस्टेशन। ये तीनों वर्ड आपको याद करने हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको समझा मैं देता हूं कि एडेप्टेशन फॉर हाई टेम्परेचर, किस कॉन्टेक्स्ट में, अपनी बॉडी को सस्पेंड करने के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। अपनी बॉडी को सस्पेंड यानी इनएक्टिव कर देना, अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू आउटर एनवायरनमेंट इनएक्टिव कर देना, उसको बोलते हैं एवेस्टेशन, ठीक है ना। उसका एग्जांपल है फ्रॉग, स्नेल, आपने देखा होगा, अपनी बॉडी को रोक देता है एकदम से, दिखते भी नहीं है, ठीक है ना। गर्मी में मेंढक क्यों नहीं दिखते, होते सब आसपास में, आप खोदोगे आसपास में खड्डा तो मिल जाएगा, लेकिन वो आपको ऐसा लगेगा कि मरा हुआ है, इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही उसमें टेम्परेचर कम होके अपनी बॉडी में पानी आना के टच करता है, उसके बाद ही वो तुरंत जो है एक्टिव हो जाता है। अब दूसरा है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब, अक्सर आपने देखा होगा कि भालू जो है सर्दियों में नहीं दिखते हैं, या फिर सांप जो है सर्दियों में नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। कभी नोट कीजिएगा कि क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि सांप जो है एक लेवल से कम टेम्परेचर पे चल नहीं पाते, अपनी बॉडी को इनएक्टिव, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड का मतलब उनकी बॉडी जो जम जाती है, तो क्या करते हैं, जैसे ही सांप को पता, उस सांप को पता होता है, ठीक है ना, इस प्रकार की जो साइकिल होती है, तो सिरका साइकिल बोलते हैं उनको बायोलॉजी में, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बट क्या होता है, सांप को पता होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस समय मेरी बॉडी जो है जम जाएगी, तो जैसे ही जमना होता है उससे पहले बहुत सारा खाना खा लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो भालू जो है, आपने देखा होगा कि जैसे ही हाइबरनेशन में, शीत निद्रा बोलते हैं हिंदी में उसको, तो हाइबरनेशन में जाने से पहले भालू बहुत सारा खाना खा लेता है, इतना खाना, उसके बाद इनएक्टिव, ताकि बॉडी का जो खाना है वही अंदर पचता रहेगा, उसी से एनर्जी मिलती रहेगी और इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइबरनेशन इज व्हेन एनिमल एंटर इनटू द शेल्टर एंड एंटर इनटू द इनएक्टिव डोरमेंट स्टेट, ठीक है ना। उसका मतलब है ये कि अलाइव बट नॉट एक्टिव, ठीक है ना। सस्पेंड का मतलब, एक बोलते ना अलाइव एंड किकिंग, ठीक है ना, जिंदा हूं और जोश में हूं, तो बोलते हैं यहाँ पे अलाइव है बट इनएक्टिव है, ठीक है ना। सस्पेंड का मतलब होना है अलाइव और इनएक्टिव, और ये ड्यू टू विंटर और ये ड्यू टू समर, ठीक है। अब होता है डायापोज। डायापोज का मतलब होता है जो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह जो होता है ना, वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट भी इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उनकी डायापोज का मतलब ये होता है कि अपनी सेल का मेटाबॉलिज्म ही पूरा रोक देना। यहां पे ध्यान से सुनिए, इन दो कंडीशन में मेटाबॉलिज्म रुकता नहीं, उसकी स्पीड रहती है बहुत कम रहती है, और यहां पे मान के चलो कि नेक्स्ट टू दी जीरो, इतना कम मेटाबॉलिज्म, और ये ऐसा इंसेक्ट ही कर पाते हैं, ठीक है ना। डायापोज मतलब एकदम से इंसेक्ट, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। इनकी एक और विशेषता बताता हूं मैं आपको, इनकी बॉडी में जो एडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर आप कॉकरोच को पकड़ो, अब कॉकरोच जो है, कॉकरोच जो है उसका एडेप्टेशन इस लेवल का है कि कहते हैं कि अगर कहीं पे न्यूक्लियर अटैक हो जाए, अगर कहीं न्यूक्लियर बम गिर जाए, तो सब कुछ मर जाएंगे, सब प्राणी मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच को कुछ नहीं होगा। इस लेवल का एडेप्टेशन है उसकी, ठीक है ना, इस लेवल तक वो सर्वाइव कर पाता है। लेकिन एक और विशेषता है, कभी कॉकरोच को पकड़ के उल्टा कीजिएगा, कॉकरोच जब मिल जाए उसको उल्टा कीजिएगा, तो टांगे हिलाता रहेगा, सीधा नहीं हो पाएगा,
ठीक है ना। तो घर में जब आपको कॉकरोच मिले तो मैं क्या करता हूँ कि कभी ऐसा हो जाता है तो उसको जो है उल्टा कर देता हूँ, तो टांगे हिलाता रहेगा, 5-6 घंटे हिलाएगा, उसकी बॉडी की एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी और बेचारा मर जाएगा, ठीक है ना। तो कॉकरोच का ये एडेप्टेशन है। चलिए अब है पॉपुलेशन, लिखा, चलो ठीक। अब है पॉपुलेशन। आप लोग पॉपुलेशन को अगर मैं कहूं कि सबसे बेसिक यूनिट है इकोसिस्टम की, तो भी सही होगा। कुछ भी बदलाव होगा, कुछ भी परिवर्तन होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म में होगा, लेकिन दिखेगा वो एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। बात सुना है? ऑर्गेनिज्म यानी कि सेल पे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो गायब होगी या बढ़ेगी तो हम किसको नापेंगे? पॉपुलेशन को। तो जो यूनिट जिसके ऊपर उसके बेसिस पे हम जो स्टडी करते हैं कि भाई कुछ बदलाव हो रहा है, वहां की स्टडी जो होती है पॉपुलेशन पे होती है। अब पॉपुलेशन जो है उसकी डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच शेयर अ सिमिलर ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर अ compete फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, ठीक है ना। या इंटरब्रीडिंग जो है पॉपुलेशन, जैसे सुनी, ये पॉपुलेशन को सबसे पहले इंटरब्रीडिंग से जोड़ा गया था विटेकर ने, लेकिन ये देखा गया कि बहुत सी पॉपुलेशन सेम होती है, उसके बावजूद भी वो इंटरब्रीडिंग नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनके फिजिकल फीचर जो है बदल जाते हैं, ठीक है ना। वो कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट पॉपुलेशन सिर्फ इंटरब्रीडिंग पे रिलेटेड नहीं है, वो ज्योग्राफी एक जैसे शेयर करें, एक जैसे कैरेक्टर दिखाए, ठीक है ना। तो उसके बाद उनके रिसोर्सेज सिमिलर हो खाने की। अगर आपने देखा होगा ह्यूमन पॉपुलेशन को देख लो, तो हम क्या करते हैं अक्सर खाने में जो है, कोई लोग रोटी खा रहे हैं, कोई चावल खा रहे हैं, कोई नॉनवेज खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो हम लोगों का सबका जो खाना है वो सिमिलर है, ठीक है ना। उसके बाद हमको रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है ना। इंटरेक्शन है, बात कर रहे हैं लोगों से, किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, तो एक प्रकार का बिहेवियर कॉमन है। तो इस प्रकार से किस प्रकार का हम रिएक्ट करते हैं, इनपुट के अकॉर्डिंग कैसा हम उसको आउटपुट दे रहे हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे हम एडॉप्ट हो रहे हैं, तो ये जो हमारा बिहेवियर है उस सब को गिनने के बाद हमको ह्यूमन पॉपुलेशन गिना जाता है, ना कि सिर्फ इंटरब्रीडिंग पे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, इस पे आने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो मैं आप पहले ही तीन मॉडल होते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के। सबसे पहला मॉडल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ग्रोथ वो भी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ नहीं स्टेबिलिटी, स्टेबल। और तीसरा है ग्रोथ नहीं नेगेटिव। तो नेगेटिव ग्रोथ को क्या बोलेंगे? डिसलेरेशन, ठीक है ना। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये जो ग्रोथ है बेल शेप, अक्सर हम रख लेते हैं बचपन से कि सर ये बेल शेप होगी, वो एक स्टेबल ग्रोथ लेवल है, और उसके बाद ये स्टेबल जो है नीचे से वो ऐसा रहेगा। अक्सर ऐसा ही किया अब तक कि ग्राफ को ऐसे रटा, थोड़ा समझ लीजिए तो रटना नहीं पड़ेगा। बेल शेप का मतलब ये होता है कि जो बच्चे हैं, मान के चलिए उनका नंबर ज्यादा रहता है, तो ये जो है प्री रिप्रोडक्टिव कंडीशन में जो बच्चे हैं, जो भी रिप्रोडक्शन से पहले जो यूथ रहती है, एनिमल हो प्लांट हो जिसमें भी, उनकी जब संख्या ज्यादा होती है, ध्यान से सुनिए, वही तो यूथ बनेगी। तो जब बच्चों की संख्या ज्यादा होगा तो उसके बाद थोड़ी सी कम जो है यूथ में, यानी कि यही फेज इसमें आएगा। तो जो यूथ का जो थोड़ा सा उससे कम रहेगा, और जब यूथ कम रहेगा तो सीधी सी बात है उसमें ओल्ड एज पीपल भी जो है कम रहेंगे। बात सुनाई? तो जब यूथ कम रहेगा तो ओल्ड एज पीपल भी कम रहेंगे, क्योंकि मेजोरिटी इसकी है। तो ऐसे ट्रेंड में जब बेल शेप बनती है इसकी, तो इसको बोलते हैं एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव, ध्यान से सुनिए, एक्सपांडिव पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है सबसे लंबा होता है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उससे कम वही बच्चे थोड़े टाइम में अडल्ट बनेंगे,
ठीक है, तो एडल्ट के नंबर जो है उससे कम होता है और सबसे कम जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो ये जो शेप बनता है इसको बेल शेप बोलते हैं। अगर आपको पूछा गया कि एक बेल शेप, घंटी समझ लो ना ये क्या है, अगर बेल शेप ग्रोथ है तो किसकी होगी, तो एक्सपांडिंग और ग्रोइंग, पॉजिटिव ग्रोइंग पॉपुलेशन की होगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा रहता है, समझने की बात है। और क्यों हुआ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, बच्चों का नंबर और यूथ का नंबर लगभग इक्वल है, यानी कि इसमें देखते हैं कि इस यूथ ने पहले नंबर ज्यादा है बच्चे, तो वही बच्चे तो यूथ बनेगी। और इसको ऐसे समझते हैं कि यूथ जो है ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। यूथ जो है ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे चार। ठीक है ना, तो यूथ ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर रही है। अब यहां पे कि यूथ जो है अपने हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, यानी कि स्टेबल प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट जो है इतना का इतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप देखो कि बच्चों का जो नंबर है वही नंबर आ जाएगा यूथ का। ठीक है ना, माँ बाप के लेवल के आ जाएंगे बच्चे, उससे भी कम हो जाएंगे फिर। तो अब ये जब होगा तो सीधी सी बात है, जब बच्चे भी कम है यूथ भी कम है, धीरे धीरे जो है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन का जो नंबर है, अब यूथ वो जो है अब बच्चे प्रोड्यूस कर नहीं रहे तो इनके नंबर तो बढ़ नहीं रहे, सीधी सी बात है यही लोग अब धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। बस नहीं, इस प्रकार की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन में, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है लेंथी होता है। और उसका लेंथी होने का रीजन क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फेज जो है ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, तो इस प्रकार का जो ग्रोथ होता है ये जो है एक्सपांडिंग ट्रेंड है। अब आता है स्टेबल। स्टेबल का हमने देख लिया कि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव जो फेज है, यानी कि यूथ बच्चे भी लिमिटेड पैदा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं लेकिन बस इतना ही कि बस वही जो है रिप्लेस कर पाए उनको। अब तीसरा ट्रेंड आता है डिक्लाइनिंग, यानी कि बच्चों का नंबर ही कम होना, यानी कि यूथ बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया। अब जब यूथ बच्चे पैदा करना ही बंद कर लिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान। अभी रिसेंटली एक बुक आई इकिगाई, आप लोग एग्जाम के बाद इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इकिगाई कि जापान के लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, खुश ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए वो, लेकिन अब देखिए यहां पे इसको ऐसा समझिए कि यूथ जो है बच्चे कम पैदा कर रही है, यानी कि उस स्पीशीज में रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, और उस कंडीशन में ये नंबर जब घट रहा है तो अब ये जो यूथ है वो थोड़े समय बाद बूढ़ी हो रही है। बात समझ आई? तो इसका जो बेस है रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ये छोटा होगा, रिप्रोडक्टिव उससे बड़ा होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर 40 से 50 साल की एज में है तो वो क्या करेगा, उसके बाद बच्चे पैदा किए नहीं किए तो अभी रिप्रोडक्टिव फेज से वो जो है पोस्ट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब इनका नंबर यहां पे बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में अगर कम हो रही है और पेंशनर बढ़ रहे हैं, और जो पेंशनर बढ़ रहे हैं और बच्चे यहाँ पे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, बच्चे कम है तो अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी थोड़े देर बाद में पेंशन ग्रुप में आ जाएंगे, और जब पेंशन ग्रुप में आ जाएंगे तो ये बच्चे ऑलरेडी कम है, तो ऑलरेडी जो कम है तो उनकी नंबर और कम होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो है ग्रोइंग ट्रेंड मैंने आपको बता दिए कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, घटती है, और किस प्रकार से स्टेबल पॉपुलेशन। सवाल क्या रहेगा कि स्टेबल पॉपुलेशन का जो है बेस कैसा रहेगा, स्टेबल पॉपुलेशन का जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कैसा रहेगा, तो सबसे बड़ा क्या रहेगा, पोस्ट और रिप्रोडक्टिव फेज। बात समझ आ गई? तो ये इसका ट्रेंड है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि बच्चे, यूथ और क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग। इसका जो एग्जांपल है वो है इंडिया। अब इंडिया जो है बहुत जल्दी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आने के लिए TFR जिसको बोलते हैं 2.1, जब आपकी TFR 2.1 हो जाती है, ठीक है ना, तो आप इस फेज में आते हो जितने, यानी कि हम दो हमारे दो, जितनी टोटल रिप्रोडक्टिव रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है ना, फर्टिलिटी रेट, तो रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 जब आ जाती है तो आप स्टेबल फेज में आ जाते हो। ठीक है, वैसे आप लोग पढ़ोगे, बहुत सी सोसाइटी वगैरह पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप देखे होंगे कि
नेशनल 5 जो आया है इसमें बोला है कि बहुत सारी फैमिली जो है, स्टेट जो है वो TFR 2.1 में आ गए हैं। तो TFR 2.1 में आने का मतलब ये होता है एक्सपांडिंग से हम इसमें आ गए, ठीक है ना। अब अपनी पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है, वहां से आ गई। चलिए अब पॉपुलेशन देख ली, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है वो देख ली। अब देखते हैं पॉपुलेशन की इंटरेक्शन, ठीक है ना। पॉपुलेशन की इंटरेक्शन कि कैसे एक पॉपुलेशन और उसमें होने वाली स्पीसीज या फिर अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज कैसे इंटरेक्ट करती हैं। और मैंने आपको बता दिया कि एनवायरनमेंट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। अब इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं। अब देखिए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप की बात की और मैंने आपको बताया कि कैसे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, उसमें भी बायोटिक फैक्टर को एडप्ट करने की जरूरत है, एबायोटिक फैक्टर को एडप्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन एबायोटिक फैक्टर करेगा तो हो सकता है कि भूचाल आ जाए, लेकिन उससे नुकसान किसी का नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो है नुकसान या फिर लॉस जो है एक लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में गिना जाता है। बात समझ आ गई। तो जब नेचर में पृथ्वी जब बनी तो लाइफ नहीं थी, लेकिन बहुत सारे भूकंप आ रहे थे, नुकसान किसी का नहीं हो रहा था, वो स्टेबिलिटी आ रही थी धीरे धीरे, ठीक है ना, वहां पे स्टेबिलिटी आ रही थी। अब देखिए इंटरैक्शन जो है हम जब देखेंगे तो नेचर में एबायोटिक फैक्टर का नहीं बायोटिक फैक्टर का देखेंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के लेवल पे जब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो भी स्टडी होती है वो पॉपुलेशन लेवल पे होती है, ठीक है ना। अब देखिए कि पॉपुलेशन की इंटरेक्शन, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट द इफेक्ट ऑन अदर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है ना। अलग अलग स्पीसीज की जो पॉपुलेशन में इंटरेक्ट करती है कैसे, एक होता है प्रिडेशन। प्रिडेशन का मतलब होता है कि सपोज एक शेर है, लॉयन, उसको भूख लगी है, लॉयन की स्पीसी अलग है, लॉयन को तो खाएगा नहीं, ठीक है ना, वो जो है डियर को खा लेता है, बस नहीं। तो ये तो इसके लिए तो फायदा हुआ, इसकी तो जान ही चलेगी। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन जिसमें एक दूसरे की जान ही ले ले पूरी, उसको बोलते हैं प्रिडेशन। बात समझ आ गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन है कि स्पीसीज ए स्पीसीज, अब रिसोर्स अगर कॉमन हो, कैसे सुनिए, रिसोर्स अगर कॉमन हो कि दो अलग अलग शेर हैं, ठीक है, अलग अलग शेर है और एक ही मतलब जो हिरण है, एक ही डियर है, तो एक ही स्पीसीज के जो लोग हैं आपस में टकराएंगे और कंपटीशन जो है उसमें दोनों का नुकसान होगा। इसको अपने लेवल पे देख लेते हैं। आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीट ACF की लिमिटेड है, आप लोग जो है एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव कंपटीशन होगा तो दोनों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। एक को सीट मिलेगी तो इसमें एक को सीट मिलेगी तो दूसरा का नुकसान होगा, इसमें दोनों को नुकसान हो जाएगा। अब है पैरासिटिज्म। देखिए तो प्रिडेशन जो है वो आउटर होता है, दिखता भी है कि शेर हिरण को मार रहा है, हम सबको दिख रहा है। पैरासिटिज्म के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई जो घुस जाए, इंटरनल पैरासाइटिक, ठीक है ना, किसी की बॉडी में मलेरिया का बैक्टीरिया प्रोटोजोआ घुस गया, किसी का टीबी का बैक्टीरिया घुस गया, तो उसमें उसको तो फायदा होगा, ठीक है ना, उसको तो फायदा होगा, लेकिन आप पता इंसान तो बीमारी पड़ जाएगा, ठीक है ना, उसकी बॉडी का रिसोर्स सारा यूज कर लेगा। तो एक को फायदा एक को नुकसान, वो भी इंटरनल। ध्यान से सुनिए, एक को फायदा एक को नुकसान इंटरनल, तो हो जाएगा पैरासिटिज्म। एक को फायदा एक को नुकसान एक्सटर्नल, वो हो जाएगा प्रिडेशन। समझने का कॉन्सेप्ट यही है, इसमें दोनों में एक में फायदा एक में नुकसान, दोनों में हो रहा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है। अब है कमेंसलिज्म। ध्यान से सुनिए, कमेंसलिज्म का मतलब ये होता है कि एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान कोई भी नहीं हो रहा। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस वगैरह जो बैठे होते हैं, अक्सर उन पे आके पक्षी जो बैठ जाते हैं उनके कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ खाते होते हैं, पक्षी को फायदा हो जाता है और भैंस का कुछ नुकसान भी नहीं होता, उनकी जो डेड स्किन वो खाते हैं, नहीं भी खाएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है ना, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक को फायदा हुआ, एक को ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार की जो इंटरेक्शन होती है वो कमेंसलिज्म की होती है। अब ध्यान से सुनिए, तीसरा है एमेंसलिज्म। ये बहुत विशेष है और यूपीएससी ने मेंस में इसको पूछा गया था, जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछती थी यूपीएससी में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेंसलिज्म।
ठीक है ना। इस प्रकार के इंटरेक्शन का क्या मतलब है, इसमें एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फायदा भी नहीं हो रहा, एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फायदा भी नहीं हो रहा। कैसे, इसका एग्जांपल मैं फोटो से दिखा दूंगा आपको। सपोज जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, वो अपने कुछ बॉडी से एंटीबायोटिक या ऐसा कुछ सीक्रेट करता है, ठीक है। अब जैसे ही हवा चली उसके पत्तियों पे वो जो एंटीबायोटिक था, तो जोर से हवा चली कि तो वो एंटीबायोटिक जो जमीन पे गिर जाएगा। उसने तो सोचा नहीं था किसी का नुकसान, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे, वहां की आसपास की जो घास है वो पूरी जल जाएगी उससे, ठीक है ना। अब उस पेड़ ने जानबूझ के डेरोगेटली उसका नुकसान करने की सोची नहीं थी, तो इस कंडीशन में न तो इसको फायदा हुआ पेड़ को और न ही इसको कोई नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान हुआ आसपास की घास को, वहां की जितनी भी वीड्स है वो खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन जिसमें कि एक को फायदा नुकसान हो रहा हो और दूसरे को कोई ना तो फायदा ना हो रहा हो, उसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। और लास्ट है इसमें म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दो लोग जब मिल के काम करते हैं तो दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है ना। कि भाई कहते हैं ना कि एक अंधा जो है एक विकलांग के ऊपर या दिव्यांग के ऊपर बैठ गया, ठीक है ना, तो इसको आंखें मिल गई और इसको पैर मिल गए, ठीक है ना, और दोनों जो है मिलके इस प्रकार का इंटरेक्शन की दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों जब साथ में रहेंगे दोनों को फायदा होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि कोरल है, ठीक है, लाइकेन है, तो ये सारे एग्जांपल है। तो पहले मैंने बता दिया, तो प्लस माइनस करके सारी पीपीटी इसमें भी अवेलेबल है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो प्रिडिक्शन मैंने आपको दिखा दिया कि एक तो घात लगा के बैठ गए तो पूरा इसकी जान ही चलेगी, ठीक है ना। क्या है सर ये ओके, ठीक है ना। तो एक की तो पूरी जानी चलेगी, जैसे कि ये सांप ने इस फ्रॉग को खा लिया, ठीक है, ये इसका खाना है, लेकिन ये एक्सटर्नल है, बाहर से इसको अटैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद है कंपटीशन, कि अब दो सांप के लिए एक ही मेंढक है, ठीक है ना, भोजन रिसोर्स कॉमन है, तो सीधी सी बात है पहले ये दोनों लड़ेंगे, जो जीतेगा वो खाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो है किसी के ऊपर जाके बैठ रहा है, पैरासाइट है, किसी की बॉडी को अंदर से नुकसान कर रहा है, जैसे टीबी वगैरह का बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो इंटरनल जाके कोई नुकसान जब करता है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। उसके बाद है टाइप ऑफ पैरासाइट, कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट, कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब ही होता है आउटर, ठीक है ना। एक्टोपैरासाइट का मतलब जैसे कि कुछ लीच वगैरह जो होती है बाहर से ही आपको जो है आपके बॉडी में आके बैठ के बाहर से जो है मतलब शक करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। इवन जो इंसेक्ट है, मच्छर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी एक्टोपैरासाइट है। कुछ होता है एंडो, एंडो का मतलब होता है इंटरनल पैरासाइट। बैक्टीरिया है, लीवर, फ्लूक, जितने भी है जो किसी की बॉडी के अंदर घुस के फिर वहां से अपना रिसोर्स लेते हैं, ठीक है ना, उनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद है कमेंसलिज्म देख लिया। अब देखिए ये जो शार्क मछली है, ठीक है, इसके साथ एक रिमोरा फिश चलती है, ठीक है ना। रिमोरा फिश जो है शार्क के साथ साथ चलती है, बॉडी के उसके अटैच होके। अब उसमें क्या करता है कि शार्क जो भी खाना खाती है उसका जो बचा हुआ खाना है ये रिमोरा खा लेती है। अब फायदा उसका ये होता है कि चल के रहे सर, अब रिमोरा का फायदा ये होता है कि इसको तो खाना मिल गया और इस शार्क को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो एक को फायदा और एक को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, ठीक है ना। इसी प्रकार का एक गाय का मैंने आपको बता दिया। अब एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म का जो है ये एक प्लांट है ब्लैक वॉलनट करके, ध्यान से सुनिए। ये प्लांट क्या करता है कि कुछ अपनी लीफ से कुछ एल्केलॉइड्स सीक्रेट करता है, अपने मेटाबॉलिज्म में कुछ एल्केलॉइड निकलते होंगे वो सीक्रेट करता है। अब ये जैसे ही हवा चलती है तो ये नीचे गिर जाती है एल्केलॉइड, और यहाँ आसपास की जितनी भी घास है वो जल जाती है। तो इसमें एक का न तो कोई फायदा हुआ लेकिन दूसरे का तो नुकसान हो गया। इस प्रकार की इंटरेक्शन जो है उसको बोलते हैं एमेंसलिज्म, ठीक है। अब है म्यूचुअलिज्म, एक को फायदा और दूसरे को मिलने से फायदा। इसका एक और एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कोरल, ठीक है, या फिर लाइकेन, मॉसेज। तो म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है एक दूसरे के बिना। अच्छा, एक दूसरे के बिना नुकसान होगा, इनको रह नहीं पाएंगे। जैसे कि कोरल है, कोरल के अंदर जैसे ही आप एल्गी हटा दोगे तो कोरल पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब होता है कम्युनिटी। अब देखिए कम्युनिटी जो है एक एरिया में
जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है, यहां पे ह्यूमन भी है, यहां पे लॉयन भी है, यहां पे हॉर्स भी है, यहां पे ट्रीज भी है, ठीक है ना, फॉरेस्ट भी है, जितनी भी पॉपुलेशन एक एरिया में रह रही है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और इस पूरे सिस्टम को जो है हम बोलते हैं कम्युनिटी। इसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है उनका जो इंटरेक्शन है, तो कम्युनिटी इज मेड ऑफ मेनी ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इंटरेक्ट इन एरिया, ठीक है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इंटरेक्शन होगा, सीधी सी बात है, शेर जो है डीए से इंटरेक्ट करेगा और ह्यूमन तो सबसे कर ही रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेस्ट के अंदर पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, पॉपुलेशन ऑफ द मशरूम, पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड्स, तो जितना भी इंटरेक्शन है, ठीक है ना, बर्ड्स का भी क्या रोल रहेगा। बर्ड्स जो है अपने क्या कहते हैं, जितने भी फ्लावर्स है उनसे जो है अपने क्या कहते हैं कि गॉस जो है ले लेते हैं, ठीक है ना, और जितने भी एक क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह उनका इंटरेक्शन तो उनकी रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और एक क्या कहते हैं वाटर बॉडी के अंदर जितने भी प्लांट और एनिमल जितने भी रह रहे हैं वो सारी कम्युनिटी है, अलग अलग पॉपुलेशन है, एक जगह रह रही है और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है ना। इसलिए अब कम्युनिटी बहुत बड़ा टर्म है। जब मुझे कोई स्टडी करनी होगी तो मैं कम्युनिटी की स्टडी नहीं करूंगा, मैं पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करूंगा, क्योंकि सिंगल यूनिट की स्टडी की जाती है, और सिंगल यूनिट की जब स्टडी की जाती है उनको जब साथ में जब जोड़ा जाता है, जैसे कि अगर मुझे टेम्परेचर की स्टडी करनी है अलग अलग पूरी कम्युनिटी पे, तो मैं पूरी कम्युनिटी नहीं देखूंगा, मैं अलग अलग देखूंगा कि अलग अलग पॉपुलेशन पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ही मैं कुछ कंक्लूजन निकाल पाऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अब एक और क्लास इसकी रहेगी जिसमें कि हम ओरिएंटेशन में लगभग इकोसिस्टम खत्म कर देंगे, और ओरिएंटेशन की जो क्लास है एक और रहेगी हमारी, उसके अंदर आपका बेसिक जितना भी है वो लगभग कवर हो जाएगा। मैं इसलिए ओरिएंटेशन की क्लास लिया ताकि क्या है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो रहती है इसमें, जैसे आने वाली क्लास में कुछ निके रहते हैं, बहुत से लोग नीश बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोग उसको निके बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे, उससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, उससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन की जो क्लास है उससे 4 से 5 क्वेश्चन हर जितने भी एग्जाम है उसमें रहते ही है, और इसलिए हमने पूरा क्या किया कि वो जितना भी कवर करना था वो एक ही 2 क्लास में कवर करने की कोशिश की। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और मेरा नंबर जो है 8680065765, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लिमिटेशन बताती है कि आपको इवनिंग 7 to 9 PM इस दौरान ही मुझे आप कॉल करें, ठीक है ना, कॉल करें या फिर व्हाट्सएप भी करें, कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं। तो इस नंबर पे इस समय आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कभी भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई भी इसी समय मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और हम बहुत जल्दी आपकी सारी क्लासेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए रीडिंग के लिए आसानी रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।